एक तुर्की गुलाम के खिलाफ सिंध में जूझते समय थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की अचानक मृत्यु हो गई। दोस्तों, उसकी अचानक मृत्यु हो जाने की वजह से दिल्ली सल्तनत में डर का माहौल फैल गया। सभी को अपनी सुरक्षा और अस्तित्व का डर सताने लगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई बेटा नहीं था। लेकिन तभी सल्तनत के सरदारों द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक के नाम की घोषणा की गई और 22 मार्च 1351 के दिन फिरोज शाह को गद्दी मिल गई। दोस्तों, 42 साल की उम्र में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का तीसरा राजा बना। कई लोग उसकी क्रूरता की वजह से उसे जानते हैं, तो कई लोग उसकी मूर्खता के कारण। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। दोस्तों, आप इस चैनल में भारत के संपूर्ण इतिहास को बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ से सीखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। मैंने इस चैनल में महात्मा बुद्ध से लेकर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, लगभग सारे वंश की जानकारी दी है। अगर कोई टॉपिक रह भी गया है तो मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में उन्हें डाल दूंगा। अब चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो तुगलक वंश के दूसरे शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें कि कैसे कुछ लोग मोहम्मद बिन तुगलक को अपने पिता का कातिल मानते हैं और कैसे वह राजा बनकर कई गलत और सही निर्णय लिए। मैंने पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम रजब था और उसकी माता आबोहर के राजपूत रणमल की पुत्री थी। एक तुर्की गुलाम के खिलाफ सिंध में जूझते समय थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की अचानक मृत्यु हो जाने से दिल्ली सल्तनत में डर का माहौल फैल गया था। सभी को अपनी सुरक्षा और अस्तित्व का डर सता रहा था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई बेटा नहीं था। लेकिन तभी सल्तनत के सरदारों द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक के नाम की घोषणा की गई और 23 मार्च 1351 के दिन फिरोज शाह को गद्दी मिल गई। दोस्तों, मार्च 1351 के दिन थट्टा में ही उसका राज्याभिषेक कर दिया गया और दिल्ली आने के बाद अगस्त 1351 में उसका दोबारा दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों, 42 साल की उम्र में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का तीसरा राजा बना। दोस्तों, सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लिए गए गलत निर्णयों की वजह से हुए विद्रोह में दिल्ली सल्तनत से अलग हुए सभी प्रदेशों को जीतने का अभियान शुरू किया। दोस्तों, उसने सबसे पहले बंगाल और सिंध पर आक्रमण किया। बंगाल को जीतने के लिए सुल्तान ने 1353 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय शमशुद्दीन इलियास शाह वहां का शासक था। उसने इकदला के किले में शरण ले रखी थी। बहुत कोशिशों के बावजूद सुल्तान फिरोज शाह असफल होकर 1355 ईस्वी में वापस दिल्ली आ गया। लेकिन बंगाल पर अधिकार करने के लिए फिर से 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने वहां के तत्कालीन शासक शमशुद्दीन के पुत्र सिकंदर शाह पर आक्रमण किया, किंतु उसे दोबारा असफल होकर वापस आना पड़ा। दोस्तों, फिरोज शाह ने 1360 ईस्वी में उड़ीसा के प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथपुरी पर हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया था और वहां की अनोखी मूर्तियां, शिलाएं और आभूषण लूटकर अपने साथ ले गया। दोस्तों, यहां तक कि वहां के मशहूर ग्रंथागार से वह 1300 किताबें अपने साथ ले गया और उनका अरबी फारसी में अनुवाद करने के बाद उन्हें नष्ट कर दिया। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक को ऊंची ऊंची मीनारें बनवाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके ज़्यादातर मीनारों में पहले से स्थित मंदिरों और महलों के पत्थरों को उखड़वा कर बनाया गया था। दोस्तों, इसने मौर्य काल के स्तंभों तथा अभिलेखों को भी अलग अलग जगहों से उखाड़कर भी अपने महलों में लगवाया था। इतिहासकारों ने फिरोज शाह को कट्टर इस्लामी और दूसरे धर्मों का घोर विरोधी कहा है, क्योंकि फिरोज शाह अपने मंत्रिमंडल में मुसलमानों को ही नियुक्त करता था,
हिंदुओं तथा अन्य संप्रदाय के लोगों को वह पसंद नहीं करता था। साथ ही वह उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर देता था। दोस्तों, फिरोज शाह ने 24 करों को हटाकर 5 कर लगाए, जिसमें जजिया, जकात, खराज, खुम्स और हब्बे सर्व थे। दोस्तों, जजिया कर मोहम्मद बिन तुगलक के समय ब्राह्मणों को छोड़कर सभी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। दोस्तों, जकात कर मुसलमानों से उनकी संपत्ति पर लिया जाता था। खराज कर फसल की उपज का 3रा भाग लिया जाता था। खुम्स कर युद्ध में लूटे गए धन से लिया जाता था। और हब्बे शर्ब सिंचाई कर होता था, जो कि नहरों से सिंचाई के लिए लिया जाता था। दोस्तों, इसने 300 से ज़्यादा नगरों का निर्माण किया, जिसमें मस्जिद, विद्यालय, महल, अस्पताल, मकबरे आदि बनवाए। दोस्तों, इसने कुतुब मीनार का भी मरम्मत करवाया था, जो कि भूकंप की वजह से खराब हो गया था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने प्रशासन में खुद घूसखोरी को प्रोत्साहित करता था। फिरोज शाह तुगलक ने मुसलमान औरतों को घर से बाहर ना निकलने तथा मजार पर ना जाने का सख्त कानून बनाया था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के अंतिम दिन दुख भरे बीते। 1374 में उसके उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खान, जिसके नाम से उसने सिक्के भी जारी किए थे, उसकी मौत हो गई। और उसके कुछ वर्ष बाद ही 1387 में उसके दूसरे पुत्र खान जहां की भी मृत्यु हो गई, जिससे सुल्तान को बहुत ही गहरा आघात पहुंचा। आयु बढ़ने के साथ ही 80 वर्ष की उम्र में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसकी मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई थी। हौज खां परिसर दिल्ली में ही उसे दफन कर दिया गया। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश लगभग समाप्त हो गया था, क्योंकि उसके बाद सभी शासक अयोग्य थे। 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन राजा बना। वह एक अनुभवहीन शासक था। इसने अपने शासनकाल में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। गयासुद्दीन के बाद अबू बकर 1389 ईस्वी में राजा बना। यह जफर खान का पुत्र था। इसके राजा बनने के बाद इसको भी कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी तुगलक वंश के कई शासक हुए, जो कि सारे ही कमजोर थे। धीरे धीरे विद्रोह करके कई प्रदेश अलग होते चले गए। दोस्तों, तुगलक वंश का आखिरी शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद था। उसी के समय भारत की शानदार संपत्ति ने समरकंद के शासक तैमूर लंग को अपने तरफ आकर्षित किया। दोस्तों, खैबर दर्रे को पार कर तैमूर लंग ने भारत में प्रवेश किया और 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दोस्तों, महमूद ने तैमूर लंग से लड़ने की कोशिश तो की, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं सका और दिल्ली छोड़कर गुजरात भाग गया। दोस्तों, लगातार 15 दिन तक तैमूर ने दिल्ली में खूब लूटपाट और कत्लेआम की और वापस जाने से पहले उसने खिजर खां को लाहौर, मुल्तान और दीपपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। दोस्तों, खिजर खान ने दिल्ली पर भी अपना अधिकार बनाए रखा, लेकिन जब नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली वापस आया तो वह पीछे हट गया, लेकिन उसने लाहौर, मुल्तान और दीपपालपुर पर सूबेदारी बनाए रखा। दोस्तों, वापस आने के बाद नसीरुद्दीन महमूद ने 1412 ईस्वी तक शासन किया और 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद खिजर खान ने दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसे सैयद वंश कहा गया। दोस्तों, 94 साल दिल्ली पर राज करने के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया था। दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में पहले तैमूर लंग के बारे में जानेंगे कि कैसे तैमूर लंग ने दिल्ली को मुर्दों का शहर बना दिया था। दोस्तों, उसके बाद हम अपने अगले वीडियो में सैयद वंश के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपके नज़र में तुगलक वंश में सबसे सफल राजा कौन था, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। थैंक यू।